अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो है लॉ गेट दिसंबर की कंडक्ट होने जा रही है। लास्टली जो हमने मॉक टेस्ट शेयर किए थे आप लोगों के साथ, उसमें से एक मॉक टेस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो है आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट मॉक टेस्ट को समझेंगे कि उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं और रॉन्ग आंसर्स क्या थे। बेसिकली देखा जाए तो मेरे अक्सर लेक्चर्स जो है बोर्ड पर ही होते हैं कि जिसमें मैं आपको थ्योरेटिकली कंप्लीट जो है समझाने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अभी लास्टली ये जो मैं एमसीक्यूज से आपको रिवाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका रीज़न पर्टिकुलर ये है कि एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि एमसीक्यूज जनरेट किस तरीके से होते हैं, सवाल किस नेचर के आते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज की तैयारी कभी भी एमसीक्यूज से नहीं होती। अगर आप एमसीक्यूज को ओपन करते हैं और उससे उसे रटना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप जो है आपके वही के वही सेम क्वेश्चंस रिपीट हों। बल्कि एमसीक्यूज इसलिए होते हैं ताकि आप अपनी इवैल्यूएशन कर सकें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है और सवालात बनते कैसे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एज पर जूरिस्प्रूडेंस, इट मीन्स कि ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन है। एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सेलमन इन द widest of its application, the term jurisprudence means the dash using the word law in that vague in general sense, in which it includes all species obligatory rules of human rights, human actions. अब देखें जूरिस्प्रूडेंस क्या है कि जिसके 5 मार्क्स हैं, और जूरिस्प्रूडेंस में आप ऐसा हरगिज नहीं है कि आप 5 में से 5 ऑब्टेन कर लें। क्यों? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस एक कंप्लीट बुक है लॉ गेट के अंदर। तो इसके जर्नल कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करवाए थे आपको। अब इसके अंदर सवाल क्या पूछ रहा है कि जॉन सेलमन की नज़र में जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जॉन सेलमन की नज़र में जूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ लॉ है। तो इसका डी आंसर करेक्ट है। सेकंड आ जाता है हमारे पास, एज पर जूरिस्प्रूडेंस बाय सर जॉन सेलमन for the division between the judge and the jury, the general rule is that questions of law are the judges and question of fact. ठीक है, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की ही बात मैंने समझाई थी आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। द लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइज बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इज डिफाइंड बाय सर जॉन ऑस्टिन है या जेनरी बेंथम है या जॉन सॉलमन है। तो इसका करेक्ट आंसर जॉन ऑस्टिन। As per jurisprudence by Sir John Salmon, more usually the common law means not the whole of the law of England, but the residue, and after deducting any particular part which has a special title in as its own, is so used. It is one of the terms of several distinct pairs expressions, the chief of which the following, except options: common law is opposed by equity, कॉमन लॉ इज अपोज्ड बाय स्पेशल लॉ, कॉमन लॉ इज अपोज्ड बाय जस्टिस। करेक्ट आंसर क्या है? कॉमन लॉ अपोज्ड बाय जस्टिस। ठीक है, अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वो देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, दैट मीन्स के सर जॉन सेलमन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या आ जाता है? कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। अब ये आ गया इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। देखें, जब हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन होगा लॉ गेट के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास हेडिंग होगी जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इंग्लिश भी होगी, नीचे उसके मॉडर्न भी होगी, सॉरी नीचे उसके इस्लामिक भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस्लामिक का अलग से टाइटल होगा तो आप कहेंगे कि इस्लामिक का अलग से है, होना चाहिए था या वाट एवर। एज पर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय इमरान एहसन खान न्याजी, मकासिद अल शरिया, जिसके मतलब क्या है? द पर्पस ऑफ इस्लामिक लॉ इज डिवाइडेड बाय अल गजाली इनटू 2 टाइप्स, दीनी, दुनियावी। इसका क्या मतलब है कि मकासिद अल शरिया मतलब कि इंसान की ज़िंदगी का जो मकासिद है वो 2 चीज़ों में तकसीम, उसका बंटवारा 2 चीज़ों में किया गया है, एक दीनी, एक दुनियावी। इसका मतलब अगर मैं आपको और क्लियर करूं कि बिलफर्ज मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे जहन में ये सोच होनी चाहिए कि
पढ़ाने का मुझे दुनियावी फ़ायदा क्या है और दीनी फ़ायदा क्या है। और इस्लाम की नज़र में अफजल तरीन मुसलमान वो है जो अपना दुनियावी फ़ायदा कम देखे, दीनी फ़ायदा ज़्यादा देखे, आखिरत का फ़ायदा ज़्यादा देखे। मेरा मकसद ये होता है कि दुनियावी कि मुझे रिवीजन हो जाएगी, मेरी उस टॉपिक पे ग्रिप आ जाएगी। दीनी फ़ायदा देखता हूँ तो मेरा ये होता है कि सदका जारिया है, ठीक है, इल्म फैलाने से फैलता है। खैर, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया। द वर्ल्डली पर्पसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स एक्सेप्ट वेल्थ, लाइफ, लिबर्टी, इंटेलेक्ट। तो इसका वेल्थ होगा। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। बी है इसका, लिबर्टी, आज़ाद होना, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि वर्ल्डली पर्पसेस आर फर्दर डिवाइडेड, मतलब दुनियावी तरफ से जो उसका पर्पस है, मकसद है, वो फर्दर इसको और मज़ीद डिवाइड किया गया है। वेल्थ, लाइफ, इंटेलेक्ट या लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आज़ाद करना। उसके बाद एनालॉजी इज द रूल ऑफ डिडक्शन, ट्रांजैक्शन, इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर क्या है? डिडक्शन, एनालॉजिकल डिडक्शन। ये भी देख लेते हैं, ये मैं पढ़ा चुका एनालॉजिकल डिडक्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 8 का बी है ना, डिडक्शन आ गया। उसके बाद इन द होली कुरान ओनली खमर, खमर मतलब नशा, इज प्रोहिबिटेड बट ऑल द इंटॉक्सिकेट materials have been prohibited on the application of principle of क्यास। ठीक है, क्यास के 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये जब आप मेरा रिवीजन वाला लेक्चर सुना होगा आपने, तो उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था क्यास के अंदर 4 चीज़ें देखी जाती हैं: हुक्म, असल, शर और इल्लत। ठीक है, हुक्म क्या है उसके बारे में, सब्जेक्ट क्या है वो, इस्लाम क्या कहता है उसके बारे में, ठीक, एक्सेप्शन क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। खमर क्या है? एक चीज़ हराम है। अब देखो ना, मैंने आपको बताया यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन, हर चीज़ नशा कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में हराम है, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप बेड इलनेस पर हैं, डॉक्टर कहता है कि इसकी बीमारी का इलाज ये है कि इसको अल्कोहलिक या अल्कोहल से भरी हुई एक जो है इंजेक्शन, अल्कोहल से भरी हुई एक जो है ड्रिप लग जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अगर आपको वो ड्रिप लग जाए तो फिर आपके लिए वो हराम या हलाल? इस सिचुएशन में तो हलाल होगी ना। अच्छा, आप एक जंगल, वीरान जंगल के अंदर हैं, वहाँ पर आपके सामने खिंजीर घूम रहा है, ठीक है, देयर इज़ नो अनदर ऑप्शन। आप ना कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो, आपके पास एक ही ऑप्शन है, उसको पकड़ो, उसको मारो और उसको जो है क्या करो, काट के उसका कच्चा गोश्त या पका के खा जाओ। व्हाट विल यू डू? वो तो एक मेंशन की हुई आयत है कुरान में कि किसी भी सूरत में जो है खंजीर का गोश्त हराम है। किसी भी सूरत में, आप उस सूरत में खा सकते हो, लेकिन खानी कितनी है? क्यास, एनालॉजिकल डिडक्शन जब की जाती है तो फिर ये देखा जाता है कि अगले ने खाई कितनी। अब आपको ड्रिप लग रही थी या आपको बिलफर्ज डॉक्टर ने कहा कि इसको जो है, ठीक है, आप इसको 2 स्पून जो है वो अल्कोहल दे दें तो ये ठीक हो जाएगा। अब आपने 2 से ज़्यादा, आपने कहा नहीं नहीं मुझे 1 गिलास चाहिए। अब आप जो उसको 1 गिलास में ले रहे हो, डेट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उसका लुत्फ ले रहे हो, तो वो आपके लिए हराम है। अब अगर मैंने जो आपको खिंजीर की मिसाल दी, तो यहाँ पर आपके पास ज़िंदा रहने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था। अब आप खिंजीर का गोश्त उतना खाओगे कि जिससे आप ज़िंदा रह सको। इट मीन्स के गोश्त के 2 या 4 लोथड़े, जिससे आप ज़िंदा रह सको। लेकिन अगर आप कहते हो मैं तो आधा खाऊंगा, उसका टेस्ट बड़ा टेस्टी है और होता भी टेस्टी, हराम में टेस्ट बहुत ज़्यादा लजीज है, तो आप कहते हो मैं तो आधा खाऊंगा, उसके पसली का गोश्त भी खाऊंगा। अब आपकी इसमें मर्जी आ गई कि मुझे तो उस पार्ट का गोश्त चाहिए। तो देखो ना, इंसान जब 2 से 4 दिन भूखा रहे तो उसकी वहशत भूख की ऐसी हो जाती है कि वो कुछ भी उसके सामने आए वो खा सकता है। तो इस्लाम में कहता है कि जिंदा रहने के लिए अगर आप खाते हो
तो उतनी मिकदार में खाना है जिसकी वजह से आप जिंदा रहो, सरवाइव कर जाओ 2-3 दिन। ऐसा नहीं है कि आपने उसको काटा और पूरा ही खा गए। अब पूरा ही खा गए तो फिर वो आपके लिए हराम, क्योंकि उससे बॉडीली आप साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं और इस्लाम में भी हराम है। अच्छा, उसके बाद एज पर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस बाय इमरान हसन खान न्याज़ी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ लॉ वाज रिजेक्टेड बाय ज़ाहिरी स्कूल एंड द जाफरी स्कूल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कवाले साहिबी। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देश इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द नेशनल असेंबली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द स्पीकर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जो पूरे के पूरे किसको? नेशनल असेंबली को प्रिजाइड कर रहा हो, तो वो स्पीकर ही होता है जो रोकता है लोगों को कि आप ज़्यादा मत चिल्लाएं वाट एवर। As per preamble of constitution, whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority is exercised by the people and of Pakistan within the limits prescribed by him, is sacred by is a secret trust, land, nation, state। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर क्या है? अच्छा, ट्रस्ट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, और हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 investigated to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law। ये जो वर्ड है ना, इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, ये भी मिस कर सकता है वो, ठीक है। इज द डैश राइट, इन अलाइनेबल राइट मैंने बताया था आपको, ठीक है। नेचुरल, यहाँ पे ह्यूमन राइट भी आ सकता है, इन अलाइनेबल कभी चेंज ना होने वाला। उसके बाद एज पर आर्टिकल 58(1) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President shall dissolve the National Assembly from advised by the Prime Minister। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर पूरा मुल्क प्राइम मिनिस्टर के कहने पे चलता है। प्रेसिडेंट अगर कुछ करेगा तो वो खुद से कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो एक रोबोट है। क्या है वो? एक रोबोट है, ठीक है। और वो जो भी करेगा वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एज पर आर्टिकल 55 सब क्लास 2। अब ये देखें, सवाल ऐसा ही आता है, सवाल ऐसा नहीं आएगा आपसे कभी भी, ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 55, व्हाट इज रिटन इन आर्टिकल 24, या व्हाट इज द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 24, या एज पर डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज मिनिमम कोरम ऑफ फला फला फला। अब यहाँ पर आर्टिकल को मिस कभी भी नहीं करेगा। जुडिशरी के पेपर में, एलएलएम के एंट्री टेस्ट में, और वन पेपर ऑफ किसी भी लीगल पोस्ट के लिए अगर आप बैठते हैं तो उसमें कहीं से भी सवाल आता है, और उसमें चांसेस होते हैं कि वो आपसे आर्टिकल सेक्शंस पूछते हैं कि किस सेक्शन में क्या बात लिखी है, किस आर्टिकल में क्या बात लिखी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब एलएलएम का टेस्ट हुआ था ज़ेबुल का, तो उसमें 60% क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसके अंदर रेफरेंसेस पूछ रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लॉ गेट का पेपर है, और लॉ गेट का पेपर में कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया, अभी तक कभी भी ऐसा सवाल नहीं आया। लेकिन आ तो सकता है ना। जब पहले नहीं आया तो अब कैसे आएगा? ऐसा कैसे पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। पैटर्न नहीं है उसका। लेकिन जुडिशरी के लिए जब आप पढ़ेंगे तो उसका पढ़ने का पैटर्न अलग होगा, उसके क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होगा। लॉ गेट के पढ़ने का पैटर्न अलग है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ बैरक की हद तक ही महदूद रहना है। तो जब पढ़ने पढ़ाने का पैटर्न अलग अलग है तो टेस्ट का पैटर्न भी अलग अलग होता है। तो आर्टिकल्स कभी भी नहीं आते, रेफरेंसेस वो कभी भी नहीं पूछता। आर्टिकल 55 सब क्लास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द मिनिमम कोरम ऑफ सेशन इज, मिनिमम कोरम कितना होता है सेशन का? 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, 2/3 है। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? डी, 1/4 इसका करेक्ट आंसर।
quorum of session of National Assembly, उसके बाद as per article 178 of the Constitution Islamic Republic of Pakistan, Chief Justice of Pakistan shall make oath before the President. क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शल, अब ये जो वर्ड शल है ना, इसको वो हटा सकता है और फिर पूछ सकता है इधर बताओ क्या था. इन द फॉर्म सेट आउट इन द डे शेड्यूल, मैंने आपको बताया कि किसी का भी ओथ होगा वो कहाँ होगा, थर्ड शेड्यूल ऑफ ये आपने रट लेना है. फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, ये सवाल लाजमी आता है. पिछले 3 टेस्टों में आया तो इस बार क्यों नहीं आएगा. इसमें से सवाल लाजमी आता है, सीपीसी में सेक्शन 75 में से लाजमी आता है, सेक्शन 47 में से लाजमी आता है और अपील में से लाजमी आता है. यानी सेक्शंस के 10 सवाल तो पक्के हैं सीपीसी के, और ऑर्डर्स के भी 10 सवाल पक्के हैं. ऑर्डर 43 से भी एक सवाल लाजमी आता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. तो जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से सवाल लाजमी आएगा तो आपने वो चीज़ रटनी है वर्ड बाय वर्ड. अगर मैं कहता हूँ कि एक सवाल सेक्शन 4 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो कि डेफिनेशंस का, वहाँ से 1-2 सवाल लाजमी आते हैं, तो आप पढ़ें, लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ें, क्योंकि उसमें से 2 सवाल पक्के आते हैं. फिर उसके बाद आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शल बी इंगेज्ड. अब यहाँ पर शल बी का वर्ड भी गुम कर सकता है और 14 ईयर्स का भी गुम कर सकता है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डैश इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी. अब सीआरपीसी का आ गया पोर्शन, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन्वेस्टिगेशन. क्या है, इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, सलमान इज कंटिन्यूसली डिटेन्ड इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ फॉर 25 months. गिव योर लीगल ओपिनियन एज पर सीआरपीसी वेदर सलमान कैन बी ग्रांटेड बेल. अब देखें, ये जो सवाल है ना, इस नेचर का सवाल कभी आया नहीं है, क्योंकि इससे वो क्या पूछ रहा है, आपकी लीगल ओपिनियन पूछ रहा है. आपकी लीगल ओपिनियन के पूछने का सवाल लॉ गेट का हिस्सा है ही नहीं. तो मेरी नज़र में ये सवाल बनता ही नहीं है, और इस नेचर का सवाल जब पहले नहीं आया तो अब भी नहीं आएगा, इसको छोड़ दें. ठीक है. एज पर सेक्शन 58 ऑफ सीआरपीसी, अब ये जो, अब पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी, कभी कभी एनी पर्सन भी आ जाता है. अब ये क्या क्या ऑप्शन आएंगे इसमें, एनी को हटाया, ऑप्शन में क्या क्या दिया, मेल, सॉरी एडल्ट पर्सन, फिर ऑप्शन बी एनी पर्सन, ऑप्शन सी अ पर्सन, ऑप्शन बी सिर्फ पर्सन. तो एनी का वर्ड याद रखना. देखें, जब कोई ऐसा सवाल आ जाए ना ग्रामेटिकल, कि जिसके अंदर वो ऑप्शन में दे रहा है कि इज एम एनी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना उसका जवाब सही क्या है, उसको आप आंख बंद करके एनी पे टिक कर दें. क्योंकि प्रीवियसली जब वो सवाल आ चुके हैं मे नॉट, शल नॉट, मस्ट नॉट, तो एनी के भी आए हैं. एनी के तकरीबन जो आपका अगस्त में टेस्ट हुआ था ना, लास्ट टाइम अगस्त में जब टेस्ट हुआ था 2023 में हुआ था, ये 2024 में हुआ था, उसमें तकरीबन 16-17 सवाल एनी के आए थे. 2023 का अगस्त का टेस्ट था उसमें, और जनवरी वाले में 5 से 6 सवाल एनी के आए थे. फिर उसके बाद आ जाता है एज पर सेक्शन 202 सब क्लास 2. अब 202 तो याद है आपको, 202 सब क्लास 2 क्या था, द कोर्ट ऑफ सेशन में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर द प्रोविजन सब क्लास 1 डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू इट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टिंग ट्रुथ, कोर्ट फीस, जुरिस्डिक्शन. ये वर्ड क्या है, ये वर्ड लीगल वर्ड लग रहा है, ये पढ़ा हुआ था कभी कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है. अब मेरा जहन ये काम कर रहा है कि मैंने ये वर्ड लफ्ज़ कहीं ना कहीं पढ़ा है, इसको आप टिक कर दें, क्योंकि कोर्ट फीस का जिक्र तो इसमें है ही नहीं, जुरिस्डिक्शन का जिक्र भी इसमें नहीं है. अब आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक है, लीगल वैल्यू का लफ्ज़ आपने कहीं देखा नहीं है, तो यही सही है. ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बस मैं पढ़ के जो गया हूँ वही है. कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जो आपने पढ़े ही ना हो. अब इलस्ट्रेशन आपने नहीं पढ़ी तो इलस्ट्रेशन वाला लेक्चर लाजमी सुन लें. ठीक है. तो
कहने का मकसद ये है कि जब 4 ऑप्शन है, कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट हो रही है, दोबारा सवाल को पढ़ें। जब दोबारा सवाल को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यार ए और बी तो गलत होंगे, सी और डी में से कोई एक सही है। चलो इसमें से एक काम करता हूँ, मुझे सी और डी में से समझ में नहीं आ रहा, 50-50 है, तो बस सी कर ही देता हूँ। मिरेकल्स डू हैपन्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सी पे टिक करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली हाथ इधर टिक कर जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं एज पर सेक्शन 410, यानी कि ये अपील का चैप्टर है। ये अपील का चैप्टर पढ़ा आपने? पूरा पढ़ा है? एनी पर्सन convicted on the trial held by the sessions judge or the additional sessions judge may appeal to the सेशन और एडिशनल सेशन के खिलाफ अपील क्या होगी? कॉमन सेंस है। किसी एक आप मुद्दई से भी पूछेंगे ना, किसी एक आप लेमैन से भी पूछेंगे, वो भी कहेगा हाई कोर्ट में। बच्चों वाले सवाल है। अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि देयर आर डैश पार्टीज इन एस्टॉपल। कितनी पार्टीज होती हैं एस्टॉपल में? 2 पार्टीज ही होती हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। एस्टॉपल एक्ट कहाँ करता है? एस्टॉपल जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कौन से लॉ का है, कौन से प्रोसीजर का है? सिविल का है, क्रिमिनल का है? ये सवाल भी आ सकता है। सिविल का। सिविल का है। मैंने आपको क्या बताया था कि कन्फेशन से कोई रिट्रैक्ट कर सकता है, एडमिशन से नहीं कर सकता। और एडमिशन कॉन्सेप्ट किसका है? सिविल का। ठीक है। अ पर्सन बाय डिक्लेरेशन, ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, ये वर्ड कहाँ की है? आर्टिकल 113, 114, 113 या 114 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, स्टॉपल के चैप्टर की है। स्टॉपल कहाँ काम करता है? सिविल में। सिविल। द क्वेश्चन वेदर अ कन्फेशन इज वॉलेंटरली और नॉट, माना कि कन्फेशन जो दिया गया था वो उसने अपनी मर्जी से दिया था या नहीं दिया था, ये सवाल कानून का है, फैक्ट का है, फैक्ट और लॉ का है, ये डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट का है। तो इसका करेक्ट जवाब सी है मेरी नज़र में, क्वेश्चन नंबर 32। 32 का ए सवाल, ए दुरुस्त जवाब। हाँ, इसका करेक्ट जवाब क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद द सीरीज ऑफ फैक्ट आर रेलेवेंट, आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट। तो इसका बोथ है एंड बी है, सही है। सही तो है, आपने इसको गलत क्यों किया हुआ है? बाद में मैंने टिक किया था, लेकिन मुझे उस वक्त मैंने जब कर रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि दोनों है। तो जब लग रहा है तो उसको आप टिक कर दें। रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर, फिर दोबारा से ही सवाल आ गया ना। तो देखो ना, मैंने इसमें ना ए किया था, इसमें बी किया था। सही है। अच्छा, उसके बाद एज पर कानून शहादत ऑर्डर 1984 डैश इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग रिलेशन कैपेबल बीइंग परसीव ऑफ सेंसेस। ये शायद मेरे हिसाब से फैक्ट की डेफिनेशन है, फैक्ट आ गया। वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट विद अनदर। अब देखें ये डेफिनेशन इसने क्या किया है, इसने लॉ गेट में उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी डेफिनेशन को उतारा है, एक लफ्ज को मिस कर दिया है। वन फैक्ट, उसके बाद एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर फैक्ट विच थ्रो नॉट इन इशू आर कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू। ये लफ्ज कहाँ लिखा है? आर्टिकल 19 में लिखा है, जो कि यहाँ मिस कर दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरीके के, इस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं लॉ गेट के अंदर। फिर उसके बाद एज पर आर्टिकल 70 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव बाय ऑरल एविडेंस। तो ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज अ जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, जो कि जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ कन्फेशन, ये रेलेवेंट नहीं होगा, ऐसे ही है। ठीक है। डैश इज द एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ एविडेंस शैल बी डायरेक्ट। शैल बी का वर्ड भी मिस कर सकता है, और यहाँ पर डायरेक्ट डिक्लेरेशन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो खैर इस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं लॉ गेट के अंदर। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह आपका लॉ गेट है, कोशिश करें जितना हो सके उतना अब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है।